ये तो हम सभी जानते हैं कि विवाह के बाद नए घर में सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी लड़कियों की ही होती है। क्यों ससुराल के लोग लड़कियों के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयत्न नहीं करते? क्यों लड़की को ही ससुराल में सबको प्रसन्न रखने के प्रयत्न करने पड़ते हैं? और विवाह के पश्चात मिलने वाली पीड़ा भी लड़कियों को ही भोगनी पड़ती है। आखिर क्यों? हमारी आज की कहानी की नायिका ने विवाह के बाद होने वाली पीड़ा को बर्दाश्त करने के बाद जो फैसला लिया, क्या वो सही है या गलत? इसका फैसला आप ही कीजिए कहानी सुनकर और हमें कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी रेत की दीवारें, जिसे लिखा है नीरजा हेमंत जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। यदि आपको कहानी में कुछ पसंद आए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज भी मैं प्रातः सबसे पहले उठना चाह रही थी, किंतु न जाने कैसे आंख लगी रह गई। अक्सर तो समय से उठ जाती हूँ, किंतु आज फिर से देर हो गई। हड़बड़ाई सी मैं बाथरूम की ओर बढ़ गई। वहां से आई तो देखा साहिल अभी तक सो रहे थे। मेरी दृष्टि सामने घड़ी की ओर स्वतः उठ गई। 6:30 बजने वाले थे। मैं शीघ्रता से रसोई की ओर भागी। हम लोगों को उठे हुए घंटा भर हो गया है, लेकिन अभी तक चाय नसीब नहीं हुई। ये स्वर थे मेरी सासू माँ के। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए बिना मैं गैस को पूरी आंच पर रखकर चाय का पानी खौलाने का प्रयत्न करने लगी। उफ, आज पानी भी जल्दी से गर्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैं मन ही मन कह उठी, इसमें पानी और गैस की कोई गलती नहीं है। शीघ्रता करने पर पानी समय से पूर्व तो नहीं खौल जाएगा ना? मैंने स्वयं को समझाया। अब मुझे अपने देर तक सोने की आदत पर झुंझलाहट हो रही थी। मैं आधा घंटा पहले क्यों ना उठ गई? मात्र आधे घंटे देर की ही तो बात थी। उसके लिए मुझे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। खैर, जो हो गया सो हो गया। वापस तो नहीं आ सकता। अब कल से उठने में देर नहीं करूंगी। मैं शीघ्रता से चाय बनाकर बरामदे में बैठी साहिल की माँ और पिताजी को देकर वापस आई और साहिल की चाय लेकर अपने कक्ष में उसे देने चली गई। साहिल को उठाकर मेज पर चाय रखकर मैं शीघ्रता से रसोई में चली गई। मेरी इच्छा चाय पीने की नहीं हो रही थी। अभी घंटे 1.5 घंटे में मुझे खाना तैयार कर लेना है। साहिल ऑफिस के लिए 9 बजे निकलेंगे। उससे पहले उन्हें भोजन तैयार चाहिए। मैं तैयार हो चुकी हूँ माँ। ये साहिल की छोटी बहन परिणीता की आवाज थी। वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मैं सोचने लगी कि मेरे विवाह को हुए कुल 8 माह ही तो हुए हैं। विवाह के कुछ महीने तक तो सब ठीक था। इधर कुछ दिनों से न जाने क्या हो गया है। परिणीता मुझसे कोई बात ही नहीं करती। कुछ भी कहना हो सीधे अपनी माँ के पास जाती है। बाथरूम से पानी चलने की आवाज आने लगी। शायद साहिल उठ गए हैं और नहा रहे हैं। देख नहीं रही हो परी तैयार हो रही है। उसे कुछ चाय नाश्ता दोगी या नहीं दोगी? यह मेरी सासू माँ थी। मैं सब्जी काटना छोड़कर शीघ्रता से चाय प्याले में डालकर डाइनिंग मेज पर रखकर वापस रसोई में आकर भोजन तैयार करने में जुट गई। कुछ ही देर में काम वाली आ गई। वह सिंक में रखे बर्तन धुलने लग गई। मुझे उसके धुले बर्तन पोंछ कर रखने होते हैं। मैं सोच रही थी कि मुझे अभी कुछ रोटियां भी सेकनी है। रोटियां बनाने के पश्चात बर्तनों को पोंछ कर शेल्फ में लगाऊंगी और मैं रोटियां बनाने लग गई। परी को सिर्फ चाय दी है, कुछ खाने के लिए मेज पर नहीं रखा? सासू माँ ने मुझसे कहा। नाश्ते की चीजें डाइनिंग टेबल पर जार में रखी है मम्मी जी। मैंने धीरे से कहा। हाँ हाँ, जैसे कुछ मुझे मालूम ही नहीं है। अब तुम मुझे बताओगी कि कहाँ क्या रखा है? साहिल की माँ के कर्कश स्वर मेरे कानों में पड़े। ऐसा नहीं है मम्मी जी, मैं रोटियां बना रही हूँ इसलिए कहा। इस समय मैं कुछ बोलना भी नहीं चाह रही थी, फिर भी कहना पड़ा। देर से सोकर उठोगी तो इसी तरह आधे यहाँ के तो आधे वहां के काम करती फिरोगी। उनके स्वर में तीखापन और बढ़ गया। साहिल नहाकर बाथरूम से बाहर आ गए। क्या हो रहा है? उन्होंने मेरी ओर देखते हुए पूछा, लेकिन इस समय मैं कुछ कहना नहीं चाह रही थी, इसलिए चुप रही। हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं। काम के लिए कहा जा रहा है। तुम कहो तो वो भी ना कहूँ? साहिल की माँ ने व्यंग भरे लहजे में कहा और मुड़कर अपने कमरे में चली गई। साहिल भी सिर झुकाए अपने कमरे में चले गए।
मेरा मन खिन्न हो रहा था। उसके बाद भी मैं रसोई के काम शीघ्रता से कर रही थी। घर में अधिकांश दिनों में ऐसी स्थिति बन ही जाती है। मेरे ना चाहने पर भी ऐसा कड़वाहट भरा वातावरण बन जाता है। मुझे तो हर एक परिस्थिति में घर के काम करने ही होते हैं। साहिल चले गए। वो एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं। ऑफिस से आने में उन्हें अक्सर देर हो जाती है। शाम को 8 बजे से पहले वह घर नहीं आ पाते। अतः वो अपना लंच लेकर ही ऑफिस जाते हैं, जिसे मैं 9 बजे से पहले तैयार कर देती हूँ। साहिल के पापा सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। साहिल की छोटी बहन परिणीता, जो विवाह के लायक हो चुकी है, उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी है। किंतु अब समय पास करने के लिए उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया है। नौकरियों के लिए फॉर्म भी भरती रहती है। प्रतियोगी परीक्षाएं भी देती रहती है। वो दोपहर तक कॉलेज से घर आ जाती है। साहिल के पापा घर पर ही रहते हैं। उनकी कोई भी नियमित दिनचर्या नहीं है। कभी कभार किसी कार्य से बाहर निकलते हैं, अन्यथा उनका पूरा दिन घर में अखबार पढ़ने और टीवी पर समाचार देखने में ही निकल जाता है। दोपहर के 2 बज गए हैं। सबने भोजन कर लिया है। रसोई में सब कुछ सेटल करके मैं अपने कमरे में वापस आ गई। पूरा शरीर थक कर टूट रहा था, इसलिए लेट गई। लेटे लेटे मोबाइल में समय देखा, 3 बज रहे हैं। मन सुबह की घटना से अभी तक खराब था। आंखें बंद कर झपकी लेने की इच्छा हो रही थी, लेकिन मन में अलग अलग विचार आ जा रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विवाह के बाद मेरे जीवन में ऐसी विषम परिस्थिति आएगी। मुझे छोटी छोटी बातों पर संघर्ष करना और शर्मिंदा होना पड़ेगा। जीवन के रूप में ऐसी कल्पना तो मैंने नहीं की थी। समझ नहीं पा रही हूँ कि एक स्त्री ही स्त्री के लिए बाधा क्यों बनने लगती है, जबकि सबको इसी परिस्थिति से दो चार होना पड़ता है। फिर भी एक स्त्री दूसरी स्त्री को समझ क्यों नहीं पाती। साहिल के साथ जब मेरा विवाह हुआ था, तब मैं एमबीए कर रही थी। पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर होना चाहती थी और उस समय मेरी इच्छा नौकरी करने की थी। लेकिन मेरे माता पिता मेरे विवाह के लिए चिंतित थे। कितने अच्छे दिन थे वो। मेरा ही क्यों, किसी भी विद्यार्थी का जीवन जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक होता है। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ सहपाठियों के संग खूब मौज मस्ती, शॉपिंग, घूमना फिरना होता था। जीवन में कहीं भी एक रास्ता नहीं थी। बस यही इच्छा थी कि जीवन यहीं ठहर जाए। एमबीए पूरा करके मैं प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ करना चाहती थी। उन दिनों इच्छाओं की उड़ान अपने पंख फैलाए उन्मुक्त विचरण कर रही थी। जैसा कि अच्छा समय अति शीघ्र व्यतीत हो जाता है, मेरे मैनेजमेंट की शिक्षा के 2 वर्ष भी किसी परिंदे की भांति पंख लगाकर उड़ गए। एमबीए पूरा होते ही मैंने कई इंटरनेशनल कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन इन सब के बीच मेरा विवाह साहिल से तय हो गया। मैं इस तथ्य से भली मानती अवगत थी कि प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि वह अपनी बेटी का समय से विवाह करके एक बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएं। मैं मम्मी पापा की विवशता समझती थी। मेरी शिक्षा भी पूरी हो गई थी और वे भी मेरा विवाह करके अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहते थे। सो मुझे विवाह के लिए अपनी स्वीकृति देनी पड़ी। विवाह से पहले जब साहिल से मेरा परिचय कराया गया, तो साहिल मुझे ठीक लगे। इस यथार्थ से भी मैं परिचित थी कि विवाह के पश्चात किसी भी लड़की के जीवन में परिवर्तन होता है। विवाह से पहले मैं रसोई के कामों में माँ का केवल हाथ बटाती थी, लेकिन रसोई का पूरा काम अकेले कभी नहीं किया, क्योंकि अधिकांश समय पढ़ने लिखने में व्यतीत हो जाता था। लेकिन विवाह के पश्चात रसोई का पूरा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर डाल दिया गया। पहले मैं माँ के साथ रसोई के कुछ कामों को करके ऑफिस चली जाती थी। अब मुझे सुबह उठने के बाद सीधे रसोई में भागना पड़ता है। विवाह के बाद के साहिल मेरे लिए अजनबी हैं, जिनके साथ मुझे जीवन व्यतीत करना है। ओह! क्या-क्या सोच बैठी मैं। मुझे स्वयं को इन नकारात्मक बातों से दूर रखना है। शिक्षित होने का अर्थ होता है समझदार होना, और वही व्यक्ति समझदार होता है जो जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करके उन पर विजय प्राप्त करे। माँ द्वारा समझाई गई इन बातों को अब मैं अपने जीवन में उतारने लगी थी। मैं इस कठिन परिस्थितियों में ही जीवन का कोई सरल मार्ग निकाल लूंगी। विचारों से जद्दोजहद करते करते ना जाने कब आंख लग गई। शाम को उठकर रसोई में चाय बनाने की तैयारी करने लगी।
अरे, तुम किचन में हो? मैं तो समझ रही थी कि अभी तक महारानी जी सो ही रही होंगी। साहिल की माँ ने रसोई में प्रवेश करते हुए कहा। मैं तो उठ जाती हूँ मम्मी जी, और शाम की चाय बनाने का वक्त हो रहा है। 5 बजने वाले हैं। मैंने विनम्रता से कहा। और शाम की चाय मैं ही तो बनाती हूँ, आगे मैंने कहा। शाम की चाय बनाती हो तो इस बात का ताना दे रही हो? उनकी आवाज में क्रोध था। मैं ताना नहीं दे रही हूँ, आपसे बता रही हूँ, मैंने नम्र स्वर में कहा। अक्सर तो तुम शाम को सोती मिलती हो, पूछने पर ताने देती हो। अभी तो हम अपना खा रहे हैं, अपना पी रहे हैं। ईश्वर ना करे यदि तुम्हारा दाना खा लिया तो तुम तो पेट फाड़ कर निकाल लोगी। उनके स्वर सख्त हो गए थे, और जिसे सुनकर मेरे नैन भर आए। अश्रुओं को मैंने नेत्रों के कोण पर ही रख दिया था, छलकने नहीं दिया। मेरे घर में मेरी मम्मी या किसी और ने भी कभी मुझसे इस प्रकार बात नहीं की थी। ना ही मैंने अपने घर में किसी को इस प्रकार की भाषा में बात करते सुना था। ये सब कुछ मेरे लिए नया था, अजीब था, और मेरे हृदय को आहत करने वाला था। मैं जानती थी कि लड़कियों को विवाह के बाद ससुराल में समायोजित होने में समय लगता है। वहाँ सबके विचार अलग-अलग होते हैं, किंतु ऐसा तल्खी भरा व्यवहार और परिस्थितियाँ ऐसी विषम होंगी, ये अनुमान बिल्कुल नहीं था। अब कभी-कभी सोचती हूँ कि काश मैं विवाह ही ना करती और इस बंधन में ना ही बंधती। उफ़! कितना घुटन भरा समय है यह। विवाह करने से लड़कियों को कौन-सा सुख मिलता है? घर वालों द्वारा दी गई मानसिक यंत्रणाओं के साथ-साथ पति द्वारा पत्नी की इच्छा के विरुद्ध बनाए गए संबंध। सिर्फ यही सब तो हासिल कर पाती है वह। पति द्वारा किया गया ऐसा कृत्य उसके प्रति घृणा उत्पन्न करता है, प्रेम नहीं। पत्नी को मिलता है मात्र एक लिजलिजा सा एहसास। विवाह के बाद साहिल के परिवर्तित रूप से भी मुझे कम आश्चर्य नहीं हुआ। जो पुरुष विवाह से पहले पत्नी के मॉडर्न व्यक्तित्व और पाश्चात्य पहनावे के आकर्षण में बंधा रहता था, वो विवाह के बाद उन्हीं पहनावों के प्रति व्यंग की भाषा का प्रयोग करता है। मेरे पहनावे पर प्रतिबंध लगाता है। मैं शिक्षित हूँ, और कहूँ तो समझदार भी हूँ, इसलिए मैं चुप रहकर सब कुछ अपने अनुकूल करने का प्रयत्न कर रही हूँ। साहिल की माँ के साथ हुई चाय के समय की बातों से उत्पन्न खटास को मन से निकालकर फिर भी मैं रसोई के कामों में लग गई। 8 बजने वाले थे। रात का भोजन लगभग तैयार कर लिया था। तभी साहिल ऑफिस से वापस आ गए, और मैं उनके लिए चाय बनाने लगी। हाथ मुंह धोकर, फ्रेश होकर वह रसोई में ही चाय लेने आ गए। गर्मी बहुत थी, और मैं पसीने में लथपथ। आज गर्मी बहुत है, तुम पसीने से तर हो रही हो। आओ कुछ देर रूम में चलकर बैठो, एसी चल रहा है, कुछ आराम मिलेगा। चाय पकड़ते हुए साहिल ने कहा। मैंने उनके समर्थन में सिर हिलाते हुए कहा, आ रही हूँ, बस गैस बंद कर दूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तक तो ना गर्मियों में खाना बना है, ना ही कोई रसोई में गया, ना ही किसी को गर्मी लगी। अब ये महारानी जी आई हैं, तो यहाँ रसोई में ही क्यों ना एसी लगवा दिया जाए। ये साहिल की माँ की आवाज थी। उनकी बातें सुनकर मुझे फिर से अपमान की अनुभूति होने लगी। ऐसा लगा जैसे चक्कर खा के गिर ना पड़ूं। मैं रसोई में ही रुक गई। सभी काम खत्म करने के बाद ही अपने रूम में गई। वहां गई तो साहिल टीवी पर अपनी पसंद का कोई कार्यक्रम देख रहे थे। मैं निढाल होकर वहीं बिस्तर पर बैठ गई। ना साहिल ने मुझसे कुछ पूछा, और ना ही मैंने साहिल से कुछ कहा। ससुराल में इसी प्रकार मेरे दिन बीत रहे थे। सुख के हों या दुख के, दिन तो बीत ही जाते हैं। समय अपनी गति से चलता रहता है। दिन के बाद रात, और रात के बाद दिन के आने का क्रम भी चलता रहता है। ससुराल में मिल रहे तिरस्कार के फलस्वरूप कभी-कभी मैं माँ के घर को, विशेषकर कॉलेज के दिनों को याद कर बेचैन हो उठती। मन में ये भी विचार उठता कि मैंने विवाह से पहले अपना सुखी और उन्मुक्त जीवन छोड़कर विवाह के लिए हाँ कहा ही क्यों? विवाह के पश्चात मिलने वाली पीड़ा क्यों लड़कियों को ही भोगनी पड़ती है? क्यों लड़कियां ही ससुराल में समायोजित होने का प्रयत्न करती हैं? ससुराल के लोग क्यों नहीं लड़कियों के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करते? अनेक ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर मैं पुरुषों से पूछना चाह रही थी। विवाह के पश्चात मुझे ही क्यों छोड़ना पड़ा अपना घर? क्यों छोड़ना पड़ा मुझे अपने जीवन जीने का ढंग? क्यों मुझे अपनी शिक्षा का उपयोग अपने लिए करने का अवसर नहीं दिया गया? मेरी शिक्षा विवाह होने तक टाइम पास तो नहीं थी ना?
क्यों मुझे ससुराल में सबको प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है? क्यों मुझे स्वयं को पति के अधीनस्थ रखकर चलना पड़ता है? क्यों मैं अपने लिए हँस नहीं सकती, अपने लिए उन्मुक्त होकर जी नहीं सकती? जब तब खड़े होकर इन यक्ष के प्रश्नों के उत्तर मैं किससे पूछूं? और कौन है मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देने का उत्तरदायी? आज साहिल जब ऑफिस से वापस आए, तब मैं अपने कमरे में थी। कमरे में मुझे देखकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि वह समय तो मेरे रसोई में होने का होता है। क्या हुआ, तुम यहाँ? तो किचन में कौन है? उन्होंने मेरी ओर बिना देखे मोजे उतारते हुए पूछा। आज मुझे कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो कुछ नहीं बोला, ना मेरे अस्वस्थ होने पर कोई प्रतिक्रिया थी उनकी। अभी जाती हूँ। कुछ क्षण रुककर मैंने पुनः कहा। मैं उतनी भी अस्वस्थ नहीं थी कि किसी प्रकार रसोई में जाकर कुछ काम न कर सकूं, लेकिन मुझे आश्चर्य साहिल के व्यवहार पर हो रहा था कि क्या यह वही साहिल हैं जो विवाह पूर्व कभी मेरे साथ होते थे तो घर जाने की शीघ्रता कभी नहीं दिखाते थे, मेरे साथ घंटों घूमते रहते, मेरे चेहरे पर थोड़ी सी भी थकान दिखने पर कितना परेशान हो जाते। अब कितना बदल गया है सब कुछ। अस्वस्थता प्रकट करने पर भी वह तनिक विचलित नहीं है, मानो मेरा अस्वस्थ होना उसी प्रकार सामान्य घटना है जैसे किसी पशु पक्षी का अस्वस्थ होना। बल्कि लोग पशुओं के प्रति भी दया का भाव रखते हैं। सोच सोचकर मेरा हृदय व्यथित हो रहा था। मैं अपनी पीड़ा को हृदय में समेट कर उठी और रसोई में जाकर अपने उत्तरदायित्वों से जूझने लगी। समय आगे बढ़ता रहा। कैलेंडर में दिन, महीने और साल बदलते रहे। मेरे विवाह को दूसरा साल प्रारंभ हो गया था। घर में अक्सर होने वाली तू-तू, मैं से कभी-कभी मेरे सब्र का बांध भी यदाकदा रह रहकर टूटने लगता। परिणाम स्वरूप रिश्तों में प्रेम, स्नेह, अपनापन समाप्त होने लगा। मैंने साहिल के समक्ष नौकरी करने की अपनी इच्छा प्रकट कर दी। मैंने एमबीए किया हुआ था और जानती थी कि थोड़ी सी कोशिश से मुझे अच्छी नौकरी मिल सकती है। साहिल से नौकरी के लिए सहमति ना मिलने पर भी मैंने कई कंपनीज में अप्लाई कर दिया। मेरा ऐसा करते ही घर में सबने मेरे साथ और भी दूरी बना ली। एक दिन इंटरव्यू के लिए मैंने अपने पैर घर से बाहर निकाले तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे भीतर से मेरा आत्मविश्वास समाप्त हो गया है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कुछ दिनों के बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिलते ही मैं सहम गई। नौकरी पर जाने के लिए सबसे कैसे पूछूंगी, कैसे जाऊंगी? कोई भी तो इस काम में मेरा साथ नहीं देगा। ये सब कुछ सोचकर साहस मेरा साथ छोड़ने लगा था। विचारों के साथ जद्दोजहद करते हुए बमुश्किल मैं नौकरी पर जाने का साहस जुटा पाई। परिस्थितियों के साथ यह मेरी आर पार की लड़ाई थी। आज प्रथम दिन मुझे कार्यालय जाना है। सुबह से साहिल ने मुझसे कोई बात नहीं की है। रोज से 1 घंटा पहले ही मैं उठ गई थी। चुपचाप घर के सभी काम करती रही। साहिल से मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं नौकरी अवश्य करूंगी। मेरी बात सुनकर वह कुछ नहीं बोले। मैं जानती हूँ उनकी खामोशी सहमति नहीं है। ऑफिस में पहले दिन ज्वाइनिंग के अलावा काम समझने में व्यतीत हो गया। ऑफिस से घर आकर फ्रेश होने के बाद मैं सीधे रसोई में चली गई। मेरी कोशिश थी कि मेरी नौकरी से किसी को तकलीफ ना हो। ऐसा ना लगे कि मेरी नौकरी से घर में अव्यवस्था हो रही है। ऑफिस से घर आकर भी साहिल ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं भी बात करने से बचती रही, ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कुछ बोलते ही साहिल के भीतर का गुबार फूटकर बाहर आ जाए, जिससे मेरे और उनके बीच तनाव की स्थिति बन जाए। मैं चुपचाप अपना काम करती रही। विवादित बातचीत से तो कोई बात ना होना ही बेहतर है। सोने से पहले साहिल ने केवल इतना कहा, कमरे की बत्ती बुझा दो। तनावपूर्ण वातावरण में नौकरी करते हुए लगभग 1 माह हो गया। मैं नौकरी के साथ साथ घर के कामों को भी सुचारू रूप से करती। साहिल की माँ और उसके घर वालों के तानों, व्यंग बाणों को अनसुना कर मैं अपने काम पर जा रही थी। 1 माह में ही पति पत्नी के मध्य होने वाली बातचीत, भावनात्मक संबंध, सब कुछ जैसे अदृश्य होने लगे। आज मुझे कंपनी ने पहला सैलरी दी। जिस नौकरी के लिए अनेक बेरोजगार युवक युवतियां भटक रहे हैं, उसको मैंने अपनी योग्यता और थोड़े से कोशिशों से पा लिया।
उसके लिए मेरे परिवार को प्रसन्न होना चाहिए था। प्रसन्न होना तो दूर की बात, आज मेरी पहली सैलरी मिलने की मेरी खुशी में भी कोई मेरे साथ नहीं है। लेकिन मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ किसी भी औरत के लिए उसकी आत्मनिर्भरता का मूल्य। शिक्षा और आत्मनिर्भरता किसी भी स्त्री की पहचान और उसके विकास का प्रथम सोपान है। पहली सैलरी का मिलना मेरे जीवन का महत्वपूर्ण दिन था। ऑफिस से फ़ोन करके ये बात मैंने पापा को बताई तो वे बहुत खुश हुए। इस दुनिया में केवल आपके माँ-बाप ही तो हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा समझते हैं। पापा ने कितने आशीर्वाद दिए थे मुझे फ़ोन पर, और उनकी आवाज़ में छुपी हुई खनक और खुशी साफ पता चल रही थी। मन घबरा रहा था, मन बेचैन हो रहा था माँ-पापा से मिलने के लिए। बार-बार माँ के घर की याद मुझे घेर रही थी। मैं जानती हूँ कि विवाह के बाद किसी भी लड़की का घर उसकी ससुराल ही होता है। मैं समाज के ताने-बाने को समझती हूँ। यहाँ विवाह के बाद लड़की माँ-बाप के घर में अतिथि के रूप में अच्छी लगती है। वह वहाँ कुछ दिनों के लिए जा सकती है, रह भी सकती है, लेकिन अल्टीमेटली रहना उसे अपने ससुराल में ही होता है। विवाह के बाद लड़की को अपने घर से विदा करने में माता-पिता को आंतरिक सुख मिलता है। इसलिए माँ-पापा के घर जाकर अस्थायी खुशियाँ ढूँढने का विचार मैंने छोड़ दिया। शाम को साहिल के आने पर रसोई से निकल मैं अपने कमरे में आ गई। साहिल अलमारी में अपने कपड़े टांग रहे थे। चाय बनाऊं? मैंने बातचीत शुरू करते हुए पूछा। उसने धीरे से गर्दन हिलाते हुए कहा। दो लोगों के होते हुए भी कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली है। मेरे कहते ही सहसा साहिल ने अपना हाथ रोककर मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। मैं रसोई में चली गई। उनके लिए चाय बनाकर उन्हें कमरे में देकर वापस रसोई में आ गई। मैं कामवाली के साथ बर्तन धुलवाती रही, रोज की तरह, और साहिल चैनल बदल बदल कर टीवी देखते रहे, वो भी रोज की तरह। उसके बाद भोजन बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाकर साहिल की मम्मी को आवाज लगा दी, वो भी रोज की तरह। सबने भोजन कर लिया तो आखिर में मैं रसोई को सेटल कर अपने कमरे में वापस आ गई। थकान के कारण मन और शरीर निढाल हो रहे थे, नेत्र नींद से बोझिल हो रहे थे। मैं नींद के आगोश में जाने लगी। अचानक मुझे अपने निढाल पड़े हाथों पर साहिल के हाथों का स्पर्श अनुभव हुआ, लेकिन यह रोज की तरह नहीं था। नीलू, साहिल ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। हम्म मैंने अंधेरे कक्ष में अपने स्वरों से उसका संज्ञान लिया। मैं पूरी तरह जाग तो उसी समय गई थी जब उसके हाथों का स्पर्श महसूस किया था। साहिल ने पूछा, क्या तुमने अपनी पूरी सैलरी बैंक में जमा कर दी है? उसकी बात सुनकर मेरे भीतर भर भर आकर कुछ टूटने लगा, जैसे कोई रेत की दीवार। नहीं तो। कमरे में दोबारा सन्नाटा पसर गया। कोई ध्वनि थी तो मात्र हम दोनों के सांसों की। सोच रही हूँ कल बैंक में जाकर जमा करा दूं। कुछ क्षण रुककर मैंने कहा, तो इस महीने की सैलरी मुझे दे सकती हो क्या? मैं चुपचाप साहिल के शब्दों को सुन रही थी। अपनी शादी में मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, दे नहीं पा रहा हूँ। इंटरेस्ट लगते लगते ग्रॉस अमाउंट बढ़ता जा रहा है। साहिल ने धीरे धीरे अपनी बात पूरी की। कुछ ही देर में मैं अपने शरीर पर साहिल के हाथों का लिजलिजा सा स्पर्श महसूस करने लगी। मुझे उबकाई सी उठी और मैंने अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा दी। क्या हुआ? साहिल अधीर हो उठा। कुछ नहीं, छोड़ो मुझे, मैंने दृढ़ता से कहा। दूसरे दिन ऑफिस से कुछ समय का अवकाश लेकर मैं बैंक की तरफ जा रही थी। बैंक में जाना आवश्यक था। रेत की बुनियाद पर टिके रिश्तों को देखने के बाद मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कुछ पैसे अपने लिए बचाकर अवश्य रखूंगी, और शेष रेत की दीवारों की बुनियाद में डालती रहूंगी। अंततः इन रिश्तों का पोषण स्त्री को ही तो करना है ना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।